आज हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि अगर हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद इसी इसी टॉपिक में हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वैसे क्लास 10 में पढ़ा जा चुका है, लेकिन फिर भी इसका एक रिवीजन करेंगे और ये इस साल सिलेबस से भी हट गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे कोई टॉपिक्स, कई टॉपिक में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। करंट किस में सेम रहेगा, वोल्टेज किस में सेम रहेगा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, फिर इससे रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल हम लोग इसमें आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच रिलेशन निकाला कैसे जाएगा। तो हम लोग को एक रिलेशन पता है कि अगर हम जैसे रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ, ये रिलेशन कहाँ से आया था? इससे पहले हम लोग जे इक्वल टू सिग्मा का जो रिलेशन प्रूफ किए थे वहाँ पे हमने ये रिलेशन डिराइव किया था। ओके, ये आपका यहाँ पे देखो, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ। टाउ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सारे जो भी डेटा लिखे उसके बारे में बता देता हूँ। रो यहाँ रेजिस्टिविटी है, एम ये यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंडक्टर में तो उनके बीच आपस में कोलिजन होता है, तो इनके बीच जो कोलिजन का टाइम है, ठीक है, इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये हमको समझ में आना चाहिए, एक होता है। दूसरा रिलेशन ये होता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हमको पता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब जैसे जैसे हमको रेजिस्टिविटी बढ़ेगी हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। ये दो चीज़ समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि होता क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ होगा क्या। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी, दैट इज क्यू उसका इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी साथ ही साथ उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है मतलब कि वो मोशन में आ रहे हैं, ज़्यादा तेज मूव कर रहे हैं। अब अगर तेज मूव कर रहे हैं मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अब वो देर से कोलिजन करेंगे या जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे? ऑब्वियसली जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, मतलब उनके बीच कोलिजन का टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज उसका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। अब आगे फॉर्मूला में चलते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रो मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हियर आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट द रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। क्लियर? तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और उससे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। सो अगर डायरेक्ट रिलेशन बोले तो विथ इंक्रीज विथ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल इंक्रीज। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी बढ़ता है। अब रेजिस्टिविटी बढ़ता है तो इस रिलेशन से हम ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा उस वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ बढ़ेंगे। ऑब्वियसली अब रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा या कंडक्टेंस कम होगा। तो ये सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, जी यहाँ पे कंडक्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और उसके बाद ये पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं जो लिखा है, वही चीज़ लिखा जो मैंने बताया है, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन थर्मल एनर्जी absorbed by electron increases. Due to this kinetic energy of electron becomes increase and rate of collision increase. ठीक है, सब वही चीज़ लिखा हुआ है कि kinetic energy बढ़ रहा है तो rate of collision बढ़ जाएगा and the relaxation time decrease due to increase in collision. Now from the formula of resistivity rho is equal to m upon n e square upon tau, tau decreases and resistivity increases. Hence the resistivity of any conductor is increases due to increase in temperature. ये लाइन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और इनके बीच अगर ग्राफ बनाया जाए तो किस तरह से ये लीनियर इंक्रीज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप 1 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो 2 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम, 3 डिग्री सेल्सियस पे 3 ओम, ऐसा नहीं। पहले ये थोड़ा लीनियरली इंक्रीज होगा लेकिन बाद में ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टिविटी बहुत तेज भाग रहा है। ठीक है, और जो आपके रेजिस्टिविटी के साथ उसका ग्राफ आता है लगभग सेम ग्राफ उसका रेजिस्टेंस के साथ भी आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं।
ये ग्राफ भी आपकी कॉपी बना लिए रहना, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख के समझते हैं। तो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे 50 ओम है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा। इसको हम लोग R0 से डिनोट करेंगे। किसी भी कंडक्टर की बात करूँ, वो कॉपर का हो, चाहे आयरन का हो, चाहे किसी भी एल्यूमिनियम का हो, ठीक है। तो उसका अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसका रेजिस्टेंस रहेगा उसी को हम लोग इनिशियल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग R0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट पे उसका टेम्परेचर, उसका रेजिस्टेंस जो है 50 ओम है। अब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा के कर दिए 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस हमने इंक्रीज किया है। तब हम वहाँ पे देखते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 65 ओम, ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर कितना इंक्रीज किए 50 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ 15 ओम, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी 50 डिग्री, चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी 15 ओम। मतलब कि हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। अब अगले एग्जांपल में जाते हैं। अब अगले एग्जांपल में हम लोग कोई और कंडक्टर लिया, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो 50,000 ओम है। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना R0 कितना हो गया 50,000 ओम। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया अगेन 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 75 ओम, ठीक है। तो 75 ओम हो गया, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया। तो एक चीज़ यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और ये जो इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस ये उसके इनिशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है और उसके चेंज इन टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल आर इज प्रोपोर्शनल, डेल आर यहाँ पे क्या है चेंज इन रेजिस्टेंस, तो डेल आर इज प्रोपोर्शनल टू R0 दैट इज इनिशियल रेजिस्टेंस, एंड डेल आर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर इसको कंबाइनली लिखे तो डेल आर विल बी प्रोपोर्शनल टू R0 डॉट डेल टी, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, डेल आर मल्टीप्लाई बाई डेल टी, सॉरी R0 मल्टीप्लाई बाई डेल टी, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा यहाँ पे क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आप जो भी रेजिस्टेंस ले रहे हो उसका एक टेम्परेचर कोफिशिएंट फिक्स होगा, ठीक है। कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट फिक्स होगा, अब कोई भी कॉपर का वायर लोगे उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट वही रहेगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब डेल आर क्या था हम लोग का R माइनस R0, R0 यहाँ पे क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसका रेजिस्टेंस था, R पर्टिकुलर जो भी टेम्परेचर आपने लिया है उस वक्त उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग R से डिनोट करें, तो डेल आर जो है उस रेजिस्टेंस माइनस R0, ठीक है। तो हम लोग डेल आर की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में रख देते हैं, डेल आर विल बी R माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0 डेल टी, ठीक है। R0 को इक्वल टू की दूसरे साइड ले आते हैं, राइट साइड ले आएंगे, तो R विल बिकम R0 प्लस अल्फा R0 डेल टी, R0 कॉमन ले लिए यहाँ से, इस इक्वेशन से R0 कॉमन ले लिए, तो ये बन गया R0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। हम लोगों को पता है डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, हम लोग कहाँ से शुरू किए थे 0 डिग्री सेल्सियस से, कहाँ तक गए T डिग्री सेल्सियस। तो जीरो से किसी भी चीज़ को अगर शुरू करके कहीं तक जाते हो तो चेंज भी उतने का ही होता है, तो यहाँ पे डेल टी की जगह हम लोग T रख देंगे जितना हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो आपका इक्वेशन बनेगा R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखिए, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा यहाँ पे क्या है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। R is resistance at T degree Celsius, R0 is resistance at 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा जी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग का ये तो समझ में आ गया कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जा रहे हैं तो उस वक्त रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है, उनके बीच जो रिलेशन है वो हमको मिल गया R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अब सपोज आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है और आपने जो टेम्परेचर है देखा 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसका रेजिस्टेंस देखा सपोज मान लो 40 ओम है, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और ले गए उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तब आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी तो आपको R0 नहीं पता है। चलो एक तरीका ये हो सकता है कि आपको 10 डिग्री सेल्सियस पे पता है तो R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, इस इक्वेशन से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे क्योंकि R आपको पता है 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, R0 आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, और 1 प्लस अल्फा टी से आपको निकल जाएगा। लेकिन सपोज आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है पता ही नहीं है,
ठीक है, आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं दिया, आपको दिया सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, अब आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है, आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तब आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इसका एक वही एक तरीका तो वो है कि आर नॉट आप निकालोगे पहले क्वेश्चन से, फिर उसको दूसरे क्वेश्चन पुट करोगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सीधा शॉर्ट तरीका इसको देखा जाए तो एक इसका तरीका ये है कि R1 डिग्री पे T1 डिग्री सॉरी R1 रेजिस्टेंस था T1 डिग्री सेल्सियस पे, R2 रेजिस्टेंस है T2 डिग्री सेल्सियस पे, तो R1 का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं R नॉट 1 प्लस अल्फा T1, और R2 का इक्वेशन लिख सकते हैं R नॉट 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है, जब T2 0 से T2 तक गए तो उसका रेजिस्टेंस ये हुआ, 0 से T1 तक गए तो उसका रेजिस्टेंस जो हुआ वो दोनों इक्वेशन लिख देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो R1 अपॉन R2 विल बिकम, ये R नॉट दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी कई जगह काम आता है। ठीक है, आपको कोई और इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं कि अल्फा का इक्वेशन क्या होता है, आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये दो इक्वेशन याद रखना है। पहला R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T, दूसरा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है, ये दो इक्वेशन याद रखो, बाकी सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक हो गया कि मतलब इनके बीच रिलेशन क्या होता है, और अगर न्यूमेरिकल करना हुआ तो उसको कैसे किया जा सकता है। अब इसी को आप लोग आगे अगर सॉल्व करते हैं तो अल्फा का एक इक्वेशन आ जाता है R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस R2 T1। तो इसको याद करना है तो कर लो, नहीं करोगे तो भी पहले वाले इक्वेशन से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में भी हमको पढ़ना है, तो यहाँ पे अल्फा में क्या बताया हूँ, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन से देखते हैं R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T1, तो अगर मैं R नॉट को अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा R नॉट प्लस R नॉट अल्फा T। ठीक है, R नॉट प्लस R नॉट अल्फा T। ठीक है, R नॉट को मैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो R माइनस R नॉट, ठीक है, और डिवाइड बाई R नॉट T अगर करता हूँ तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू R माइनस R नॉट डिवाइड बाई R नॉट T। ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू होगी, तो अल्फा का इक्वेशन ये भी बन रहा है। लेकिन अगर अल्फा का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अल्फा का डेफिनेशन ये हो रहा है कि R नॉट T, R नॉट यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसको अगर ऐसा बोल दे कि एक वायर है, ठीक है, उसका 1 ओम का रेजिस्टेंस है, सॉरी 1 ओम के रेजिस्टेंस के वायर का 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वही उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उससे चेंज इन रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपने वर्ड्स में आप लिख लीजिएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज change in resistance when we increase the temperature through 1 degree Celsius of resistance of wire 1 ohm। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, इसकी यूनिट थी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब एक न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में ये है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, उसका जो उसमें जो प्लेटिनम वायर लगा हुआ है, आइस पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। आइस पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब R नॉट की वैल्यू आपको दी है 5 ओम, एंड एट स्टीम पॉइंट उसका टेम्परेचर है 5.23 ओम। ठीक है, स्टीम पॉइंट क्या होता है, जिसमें वो बॉयल होना चालू होता है, जैसे इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे 5.23 ओम है। व्हेन थर्मोमीटर इज इंक्रीज्ड इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, हॉट बाथ मतलब उबलते हुए पानी में डाल दिए। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज 5.795। अब कई लोगों को जैसे हॉट बाथ का मतलब नहीं भी पता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, अगर उसमें डालने के बाद 5.795, ये रेजिस्टेंस 100 डिग्री के कंपेयर में बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए होंगे। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, तो उस वक्त जब उसको हॉट बाथ में डाले तो उस हॉट बाथ का टेम्परेचर कितना है आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, इसमें आपको कहीं भी अल्फा दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो अल्फा निकालने के लिए आपको दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर दिया है वो, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एक रेजिस्टेंस दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन यूज करूँ R इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T। यहाँ पे R की वैल्यू आपको पता है, R 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है
आर नॉट की वैल्यू पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 1 प्लस अल्फा की वैल्यू नहीं पता है टी चेंज इन टेम्परेचर ये कितना है 100। तो ये सारी वैल्यू को आप पुट कर दो और यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन से आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू निकालो या तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अब अगर हमने इसको एक हॉट बाथ में डाल दिया, ठीक है, अब ये हॉट बाथ में डालें तो उस वक्त उसका रेजिस्टेंस जो है वो आपको बता दिया है, तो उसका जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। तो अगेन आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, इस इक्वेशन पुट करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 5.95, आर नॉट 5 पहले इक्वेशन हमको पता है, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू अब हमको पता है, टी की वैल्यू अब हमको नहीं पता है कितना है। ठीक, टी की वैल्यू हमको नहीं पता है तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये दो इक्वेशन, एक अननोन वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा टी विल बी इक्वल टू 345.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करना ये आपका काम है, ये आप खुद से कर लो। ठीक है, मैथमेटिक्स से वो। अगला क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमेशा याद रखना, 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मल एलिमेंट इज 100 ओम, रूम टेम्परेचर पे उसका जो रेजिस्टेंस है थर्मल एलिमेंट का 100 ओम है। ठीक है, फाइंड आउट रेजिस्टेंस एट 1027 डिग्री सेल्सियस। अब हमने टेम्परेचर को कितना कर दिया 1027 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको एक इक्वेशन बताया था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, R1 की वैल्यू 100 है, R2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, T1 की वैल्यू 27, T2 की वैल्यू 1027। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो इसमें बस वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 117.45। इसको घर में आप करके देखिएगा, आ जाएगा। और इन केस आपको अगर देखना है तो मैं इसको स्लो स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर द कॉपर वायर, सॉरी एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ कॉपर वायर इट्स रेजिस्टेंस इज डबल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का वायर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है डबल हो जाना चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आर नॉट है तो उस टेम्परेचर पे कितना हो जाना चाहिए 2 आर नॉट। ठीक है, तो हम लोग को पता है आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T1, अल्फा की वैल्यू यहाँ आपको दी हुई है, आपको इसको खुद से करना है। तो अल्फा की वैल्यू अगर दी हुई है तो आर नॉट आर इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 आर नॉट हो गई है, तो इक्वेशन बस वैल्यू पुट कर दो 2 आर नॉट, यहाँ पे आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T1, आर की जगह 2 आर नॉट, तो 2 आर नॉट इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T1। ठीक है, तो आर नॉट कैंसिल, यहाँ 2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे टी की वैल्यू 250 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से सब इजी क्वेश्चन है, बाकी सब आप इसके नीचे भी कुछ क्वेश्चन हैं ओके नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, अब इसके आगे जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय। अब अलॉय क्या होता है, अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट का मिक्सचर होता है, तो उसमें क्या होगा कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली किसका मिक्सचर है वो मेटल्स का ही है, कंडक्टर्स का ही है। तो कंडक्टर में क्या होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन अलॉय के केस में क्या होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज तो होगा, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब थोड़ा सा इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता था टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज करते तो रेजिस्टेंस भी वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा था, इसमें बहुत थोड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय चेंजेस वेरी स्मॉल। ठीक है, दैट इज स्लाइटली ऑन हाईली इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब ये चीज़ तो है, हम लोग प्रैक्टिकल में मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इनमें एक वायर लगा होता है, ये जब प्रैक्टिकल करोगे तब उसमें दिखेगा आप लोगों को। तो उसमें क्या एक वायर लगा होता है, तो वो वायर में क्या होता है करंट रेगुलरली फ्लो होता है। करंट अगर रेगुलर फ्लो होगा तो वहाँ पे उसकी जैसे जैसे हीट इंक्रीज होगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो आपका प्रैक्टिकल जो है वो गलत रीडिंग मिलने लगेगा। तो उस केस के लिए उसको इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, उसके जो वायर बने होते हैं वो नॉर्मल मेटल के नहीं बने होते हैं, नॉर्मल कंडक्टर नहीं बने होते हैं, उसको कुछ अलग अलॉय से बनाया होता है। वो अलॉय क्या होता है कॉन्टेस्टेंट एंड यूरेका का मिक्सचर होता है। ठीक है, कॉन्टेस्टेंट और यूरेका का मिक्सचर होता है। रेजिस्टेंस कॉइल वायर ऑफ मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर मेड अप ऑफ अलॉय लाइक कांस्टेंट एंड यूरेका बिकॉज देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, क्योंकि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर कम होगा तो ज़्यादा इंक्रीज करोगे टेम्परेचर में तो भी उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस कम इंक्रीज होगा। ये फायदा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने का। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को मैं अलॉय तक का हो गया सेमीकंडक्टर,
अब सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का मटेरियल होता है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो होता है, इसमें करंट जो फ्लो होता है वो फ्लो क्यों होता है? क्योंकि इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो टेम्परेचर मिलने के बाद ब्रेक हो जाते हैं। जैसे इसको हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर में आएंगे, इसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही साथ होल्स, एक अलग चार्ज कैरियर होता है होल्स, वो दोनों जनरेट होते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इससे चार्ज कैरियर इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन या होल्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो ज़्यादा मूव करेंगे, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ती है या रेजिस्टिविटी कम होता है। बाकी समय रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, लेकिन सेमीकंडक्टर केस में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर तक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लोगे जो इसमें लिखा हुआ है। When temperature of semiconductor increases, then the bond between silicon atoms is break. Due to this, the number of free electrons is increased. Due to this, the resistance and resistivity decreases. Because from the formula of R equal to ml upon n e square a tau. ठीक है। यहाँ पे क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका n जो है वो नंबर ऑफ n इंक्रीज हो रही है, n e जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक सिलिकॉन आइटम की बात की क्या है? जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है, इसलिए यहाँ सिलिकॉन आइटम की बात किया है।